हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर। मैं ट्रिकी बायोलॉजी पर आपका बोर्ड एग्जाम से पहले चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को एनसीईआरटी वन शॉट कराने वाला हूं। अभी रात्रि के लगभग घड़ी देख सकते हैं 10 बजे हैं और हमें लगातार क्लास लेते रहना है। आज टारगेट है हमारा चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट करने का। जब अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो हमारी क्या दिक्कत है कि हमें पढ़ाने में क्या तकलीफ है। मैं आपको पढ़ाता ही रहूँगा बच्चे। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ये पुराने सिलेबस के अनुसार ये हमारा है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन हम कराएंगे किसमें? ह्यूमन के अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखिए, इसमें आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये एनसीईआरटी में लगभग 15 पेजेस हैं और मैं कोशिश करूंगा कि 15 गुना 5 75 मिनट, सवा घंटा के अंदर मैं इसको कंप्लीट कराने की। तो देखिए बच्चे कि ये जो हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बस टॉपिक वाइज लिखी हैं जो हम देख रहे हैं। जैसे देखिए, रिप्रोडक्शन में हम पीछे ही जाने थे कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन की 3 फेजेस होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले देखेंगे द रिप्रोडक्शन इवेंट्स ह्यूमन इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। गैमिट का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो मेल गैमिट हुआ, और फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है जो कैसा रहा? फीमेल गैमिट रहा। फिर इसका ट्रांसफ़र होता है, गैमिट का ट्रांसफ़र होता है फीमेल के अंदर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर, जिसका नाम क्या देते हैं? इंसेमिनेशन देते हैं। फिर इन गैमिट्स का फ्यूज़न होता है जिसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता है? जाइगोट। अब बच्चे यही जाइगोट क्या करेगा? यही जाइगोट डिवाइड करेगा और आगे बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। यही क्या इस स्ट्रक्चर को बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट को बनाता है, और जो यूट्रस के वॉल के साथ जाके जुड़ जाता है जिसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और यही एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टेशन। यही एम्ब्रियो आगे डेवलपमेंट करता है जिसको गेस्टेशन कहते हैं, और जो फर्दर एक बेबी के रूप में डेवलप होता है जिसका नाम देते हैं पार्चुरेशन। तो पूरे के पूरे आप जो देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे जो आप देख रहे हैं उसमें क्या क्या बताया गया कि मेल के अंदर मेल गैमिट बना स्पर्म, फीमेल गैमिट बना ओवम, फिर ये दोनों मेल का गैमिट ट्रांसफ़र हुआ फीमेल के अंदर जिसको बोले इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बने, और यही जाइगोट आगे डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट बनाया, और यही ब्लास्टोसिस्ट आगे यूट्रस के साथ सेट हो गया जिसको इम्प्लांटेशन बोले। और इम्प्लांटेशन के बाद आगे ये आगे गेस्टेशन हुआ, डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट करने के बाद आगे ये बदल चुका है, एक मैच्योर बेबी के रूप में बाहर निकला जिसको हम क्या बोले? पार्चुरेशन। फिर ये क्या होगा कि यही आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इनमें कि इससे पहले वाला जो फेज होता है इसको क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव इवेंट और रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे स्पर्म फॉर्मेशन जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि मेल के अंदर फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से फिर आगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चे देखने में ये चीज़ें आपको आसान लग रही हैं, लेकिन बताइए सारे चैप्टर की समरी मिल गई। पहले हम स्पर्म पढ़ेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन, फिर फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन, फिर इंसेमिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जाइगोट बनेंगे, फिर आगे आपका ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर आपका इम्प्लांटेशन होगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, गेस्टेशन, यही क्या बनेगा? बेबी के रूप में बच्चा पैदा होगा, उसको क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। ये आपका जो पूरा का पूरा हम ये आपको बताए एक ओवरव्यू रहा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले देखो, मेल के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम देते हैं स्क्रोटम। क्या नाम देंगे बच्चे? स्क्रोटम नाम देंगे। और इसी स्क्रोटम के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसी का नाम देते हैं टेस्टिस। और इसी टेस्टिस के अंदर बनेगा मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, और इसी मेल गैमिट को क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलेंगे। हमें तो मेल में यही पढ़ना है। तो जरा देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, मतलब दोनों पाँव के बीच वाला जो रीजन होता है पेल्विक रीजन में डेवलप होगा। इट्स इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस। आप बताइए एक पेयर क्या है? ये टेस्टिस है, एक इधर और एक इधर, वन पेयर along with the accessory duct, जिसमें इस तरह से स्पर्म डक्ट होगा, जिसको क्या बोले हैं? एसेसरी डक्ट। और इसके साथ साथ ग्लैंड्स होंगे। ग्लैंड आपको बताएंगे 3 ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मीन्स इसके अंदर क्या होंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस का स्ट्रक्चर होगा। तो आप क्या सीखे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर वन पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होने वाला है। अब जरा देखें, यहाँ से हम आपको एक पर्टिकुलर टेस्टिस के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले ये एनसीईआरटी थोड़ी सी सुधार और अगर कर देता, डायग्राम को लोकेशन वाइज अगर प्लेस्ड करता, तो ये इसकी सुंदरता और बेहतर हो जाती। देखिए ये डायग्राम दिया है, जिसमें देखें ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका नाम है स्क्रोटम, और इसी के अंदर टेस्टिस होते हैं। अब देखो एक सेक्शन कटिंग लिया गया है, जिसके कारण एक ही सेगमेंट दिख रहा है। ये तो टेस्टिस, ऐसे 2 टेस्टिस होंगे। यहाँ से जब स्पर्म बनेगा तो ये जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ से स्पर्म लेके जाता है, इसका नाम देते हैं, ये जो रास्ता है इसका नाम देते हैं भास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। अब बताइए यही स्पर्म डक्ट यहाँ पर 2 नली में खुली है, इसी का नाम देते हैं सेमाइनल वेसाइकल, जिसके जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। यही आगे आया है, यहाँ पर इस ग्लैंड का नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और यही आगे बढ़ा है। तो ये जो सिस्टम यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ से पेशाब भी आता है स्पर्म, और यहाँ से स्पर्म भी आएगा। तो इस डक्ट का नाम देते हैं इजुगुलेटरी डक्ट। और यहाँ पर 2 मटर के दाने के समान 2 ग्लैंड होते हैं, जिसका नाम देते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ग्लैंड बच्चे कितने मिले? एक ग्लैंड वास डिफरेंस, दूसरा प्रोस्टेट और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब यहाँ से जो स्पर्म बाहर निकलता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से निकला, नाम दिए पेनिस। और पेनिस का टर्मिनल जो फुला हुआ भाग होता है इसका नाम देते हैं ग्लैंस पेनिस, और ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो पतला सा स्किन होता है फोल्डेबल, उसको क्या बोलते हैं? फॉर स्किन नाम देते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ था सारा डायग्राम हमने आपको बतला दिया। अब जरा देखिए यहाँ से एनसीईआरटी ने क्या करा है कि एक टेस्टिस के बारे में बताया है। तो उससे पहले देखें स्क्रोटम का क्या काम है। बच्चे ये जो हमारा स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्क्रोटम जो होता है ना, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड होगा। और स्क्रोटम का काम होता है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना। और जो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होगा। ये सारा मैकेनिज्म कंट्रोल कौन करेगा? स्क्रोटम। तो देखिए बच्चे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड इन आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम। यानी टेस्टिस जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जमा व्यवस्थित रहता है, इसको क्या बोलेंगे? स्क्रोटम बोलेंगे। द स्क्रोटम हेल्प्स इन द maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees C lower than the normal internal body temperature necessary for the spermatogenesis। मतलब जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। फिर देखें अगर हम बात करें एक एडल्ट के अंदर ये जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस की बात करें साइज कितना होगा, तो बच्चे इस टेस्टिस का साइज हम बात करें तो ये लंबा होगा लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ा होगा 2 से 3 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट होंगे। इसी कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। मेरे भाई यहाँ से हम रेड मार्क लगा दिए, यहाँ से और यहाँ से
क्वेश्चन आने की संभावना 99% बन रही है। तो ऐसा मत समझना कि हवाबाजी में काम चल रहा है। एनसीईआरटी पढ़ाने का मतलब है कि बच्चे आपके रिजल्ट बेहतर होने वाले हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। और प्रत्येक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट? 250। इसका नाम क्या देंगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स नाम देते हैं। अब बच्चे देखो, मैं एक डायग्राम से आपको बता रहा हूं कि जो भी हमारे पास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, उस लॉब्यूल्स में यहाँ पर देखिए कि ये जब भी जो हम एक टेस्टिस देखे थे उसी का ये सेक्शन कटिंग है। तो ये जो देख रहे हैं कंपार्टमेंट्स, इसी का नाम है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स या टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स नाम है। और इसी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो देखिए वही यहाँ से कह रहा है कि इसी के अंदर अगर हम एक लॉब्यूल्स को बनाए इस तरह से, इसके अंदर 1 से लेकर के 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसी लोब के अंदर 1, किसी लोब के अंदर 2, किसी लोब के अंदर 3। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम देते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। क्या नाम देंगे बच्चे? इसका नाम देते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स नाम देते हैं। और इसी सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? इसका स्पर्म का फॉर्मेशन होना है। तो जरा देखिए वही है, इच लॉब्यूल्स कंटेंट 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल्स विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ से भी बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन आपका होने वाला है सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर। अब बच्चे मैं क्या करता हूँ, एक सेमनीफेरस टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाऊं। तो ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक इस तरह से क्यूबॉइडल सेल होता है, इस तरह से क्यूबॉइडल सेल होगा, इस तरह से क्यूबॉइडल सेल होता है जिसका नाम बच्चे देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे स्पर्मेटोगोनिया नाम देंगे, स्पर्मेटोगोनिया। और इसी में बीच बीच में पिलर लाइक सेल होता है जिसका नाम देते हैं सर्टोली सेल। क्या नाम देंगे? सर्टोली सेल नाम देंगे। तो ये जो सर्टोली स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और सर्टोली सेल का काम होता है स्पर्म का मैच्योरेशन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया? ईच सेमनीफेरस टिब्यूल्स लाइंड इनटू इनसाइड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर कितने तरह के सेल्स हैं? 2 तरह के सेल, मेल जर्म सेल जिसको हम क्या बोले? स्पर्मेटोगोनिया, और एंड सर्टोली सेल। तो कितने तरह के सेल मिले बच्चे? 2 तरह के सेल मिले। द मेल जर्म सेल अंडरगोज मियोसिस सेल डिवीजन फाइनली लीड्स टू स्पर्म फॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बताया कि हमने आपको यहाँ से बताया कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वही किसको बनाता है? स्पर्म को बनाता है। आगे है वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ये जो सर्टोली सेल है ये क्या इस जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? यही देखिए द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमनीफेरस टिब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखें कि ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है इसी को हम लोग क्या बोले? ये जो खाली जगह है इसी का नाम देंगे इंटरस्टेशियल स्पेस नाम देते हैं। और इस स्पेस के अंदर कुछ सेल होता है, इसका नाम देते हैं लिडिक सेल। और इसी लिडिक सेल का काम होता है मेल हार्मोन एंड्रोजन का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन? एंड्रोजन का फॉर्मेशन करना बच्चे। तो वही देखें यहाँ से लिखा हुआ है द रीजन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखें द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमनीफेरस टिब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेनिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल। ये क्या मिला यहाँ पर? लिडिक सेल मिला बच्चे। और यही लिडिक सेल हमारा क्या करेगा? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। वही देखिएगा द लिडिक सेल्स आर सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स द एंड्रोजन। इसी को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब देखिए यही टेस्टोस्टेरोन पूछा गया है क्वेश्चन कि ये किस काम में हेल्प करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो बच्चे अभी तक हमने आपको क्या बताया?
यानी टेस्टिस का लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट, जिसके अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर 2 तरह के शेल, सर्टोली सेल और मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, और सर्टोली सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और इसी स्पर्मेटोगोनिया के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल का नाम लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, वह काम क्या करेगा, स्पर्म का ये मेल हार्मोन एंड्रोजन का सिंथेसिस करने वाला है। अब देखो बच्चे, मैं आपको इससे आगे बताता हूं कि स्पर्म बनने के बाद कैसे पास आउट होगा, वो आप यहाँ इस डायग्राम से देख करके समझ सकते हैं। जैसे देखिए, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म आगे कहाँ जाता है, रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस से कहाँ गया, वास इफरेंसिया, वास इफरेंसिया से कहाँ गया, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट से कहाँ गया, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा, इस रीजन में जिसका नाम देते हैं इजिकुलेटरी डक्ट, इजिकुलेटरी डक्ट नाम देते हैं, वहाँ से कहाँ गया, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से कहाँ गया, यूरेथ्रल ओपनिंग में चला जाएगा। तो बच्चे वही देखिए, यहाँ से अब हमें यहाँ से पाथ ऑफ स्पर्म की चर्चा करनी है, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है। बच्चे देखा जाए कि द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स द रेट टेस्टिस। अभी बताइए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बना, उसके बाद ट्यूबिया रेक्टा जाता है, फिर रेट टेस्टिस, फिर वास इफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर स्पर्म डक्ट, यहाँ तक जाएगा। अब देखिए, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज द टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफरेंसिया थ्रू द रेट टेस्टिस। यानी हम कहें तो एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं समझा दूं, तो इस तरह से टेस्टिस के अंदर लोब है, यहाँ पर क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहाँ गया, ये सेमनीफेरस टिब्यूल खुला ट्यूबिया रेक्टा में। ट्यूबिया रेक्टा एक जाल में खुलता है, जिसका नाम क्या देते हैं, रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस कहाँ खुलता है, भास इफरेंसिया में। भास इफरेंसिया कहाँ खुलता है, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस कहाँ खुलता है, इस तरह से स्ट्रक्चर में, जिसका नाम देते हैं स्पर्म डक्ट। वही यहाँ से लिखा जा रहा है, द सेमनीफेरस टिब्यूल्स, द सेमनीफेरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वास इफरेंसिया। कहाँ खुला है, भास इफरेंसिया में। किसके थ्रू, रेटा टेस्टिस के थ्रू, थ्रू रेटा टेस्टिस। द वास इफरेंसिया हैव द टेस्टिस आर ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड along with the posterior surface of each testis। अब देखिए, यही वास इफरेंसिया कहाँ खुला है, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस कहाँ खुलेगा, स्पर्म डक्ट में। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पर्म डक्ट बोलते हैं। दैट अब यही क्या करता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी से वापस कहाँ, पेनिस के अंदर खुलता है। वही है यहाँ से, द वास डिफरेंस दैट ascend to the abdominal cavity and loop over the urinary bladder। urinary bladder के ऊपर loop बनाता है। it receives the duct from the seminal vesicle and open into urethra। यानी जो अभी हम बताए थे seminal vesicle का ग्लैंड, वो भी इसके साथ खुल करके क्या बनाता है, ejaculatory duct बनाता है। and store the transport of sperm from the testis। यानी ये जो हमारा स्पर्म डक्ट है, वो स्पर्म को यानी स्टोर भी करेगा, और आगे बॉडी से बाहर की तरफ इसको यूरेथ्रा की तरफ पास आउट भी कर देगा। अब देखें, जो यूरेथ्रा से स्पर्म जो बाहर निकलता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू। यानी बच्चे, मैं अगर एक सीक्वेंस बताऊं, तो सबसे पहले स्पर्म कहाँ बना है, स्पर्म बना है मेल जर्म सेल के अंदर। इस मेल जर्म सेल के अंदर स्पर्म बनने के बाद कहाँ गया है, ये गया है ट्यूबिया रेक्टा के पास। ट्यूबिया रेक्टा से कहाँ गया है, ये गया है रेट टेस्टिस के पास। रेट टेस्टिस से कहाँ गया है, ये गया है वास इफरेंसिया के पास। वास इफरेंसिया से कहाँ गया है, वास इफरेंसिया से ये गया है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से कहाँ गया है, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट से कहाँ गया है, एजिकुलेटरी डक्ट। कहाँ गया बच्चे, एजिकुलेटरी डक्ट। और एजिकुलेटरी डक्ट से कहाँ गया है, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से आगे कहाँ पास आउट हो जाएगा, आगे यूरेथ्रल मिएटस। कहाँ जाएगा, यूरेथ्रल
मिएटस के पास ये निकल जाएगा, आगे फीमेल के वजाइना में पास आउट हो जाएगा। तो बच्चे ये जो अभी हम बताए थे आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताया गया था। अभी देखिए ये जो डायग्राम आपको बनाया गया है, ये आपको डायग्राम जो बनाया गया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। आप देखें यहाँ जो साइड साइड में सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया है, उसके अलावा जो बीच बीच में इस तरह का सेल है, ये यहाँ पर बड़ा बड़ा कुछ सेल्स है, इसका नाम देते हैं सर्टोली सेल, बड़ा सेल का नाम सर्टोली सेल। ये जो स्पर्म बना है इसका नाम स्पर्मेटोजोआ, और बीच में जो खाली जगह है इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, और इस इंटरस्टिशियल सेल या इसी का नाम देते हैं लिडिक सेल, और यही किसको बनाता है, मेल हार्मोन एंड्रोजन का सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन करेगा। अब जरा देखा जाए कि इसके आगे अब हम आपको ले चल रहे हैं क्या, पेनिस के स्ट्रक्चर पे। तो बच्चे बड़ी आसान शब्दों में मैंने बताया कि मेल के अंदर जो होता है ना लगभग 7 सेंटीमीटर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, पेनिस को रिप्रेजेंट करता है। और ये मिलबन का होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, जो इरेक्टाइल टिश्यू का काम करता है, जो पेनिस के अंदर हेल्प करता है। और इसका काम क्या होता है, इंसेमिनेशन करना। बच्चे हमने इंसेमिनेशन में क्या बताया था, इंसेमिनेशन का मतलब हम आपको ये बतलाए थे कि मेल के सीमेन का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन कहलाएगा। अब देखिए द एनलार्ज पेनिस का अगला पार्ट जो होता है ये थोड़ा सा फुला होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये एक लूज स्किन से कवर्ड होगा जिसका नाम क्या देंगे, फॉर स्किन हम नाम देते हैं। बच्चे अब जो हम आपको बता रहे हैं मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं, मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड की बात करते हैं, मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड की। तो बच्चे मेल के अंदर 3 तरह के ग्लैंड आपको मिलेंगे, एक होता है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट, और तीसरा होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और तीनों के सेक्रेशन में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेक्रेशन होता है सेमाइनल वेसाइकल का, जो स्पर्म का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है, प्रोस्टेट लगभग 20% पार्ट बनाते हैं, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन या काउपर्स ग्लैंड का सेक्रेशन बस 5% होता है। देखें इस सेमाइनल वेसाइकल के अंदर फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि सीमेन को एनर्जी देने के लिए जरूरी होता है। सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, यानी पूरे तीनों ग्लैंड के सेक्रेशन को मिलाकर के क्या बोले हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोले, विच रिच द फ्रुक्टोज, ये किसमें हो, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्रक्टोज, और क्या होगा, कैल्शियम, एंड सर्टेन एंजाइम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द सेक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। अब देखिए ये जो होता है ना, ये ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकल तो न्यूट्रिशन देगा, उसके बाद प्रोस्टेट के अंदर कुछ एंजाइम होंगे, और जो काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है इससे कुछ चिपचिपा सेक्रेशन निकलता है, और यही चिपचिपा सेक्रेशन क्या करने में, आगे क्वाइटस करने में लुब्रिकेंट की भांति ये कार्य करता है। अब बच्चे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जरा ध्यान दीजिएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब आपको पढ़ा रहा हूँ। बच्चे एक बात बताइए जी कि जैसे मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन था वो भी था कहाँ, पेल्विक रीजन में, लेकिन फीमेल का सेक्स ऑर्गन मेनली लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं बच्चे, तो इसके अंदर एक पेयर ओवरी होता है, एक पेयर ओवरी के बाद एक पेयर ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसके बाद एक यूट्रस होता है जिसको बुम्ब कहते हैं, और यूट्रस का नैरो रीजन सर्विक्स कहलाता है। और बच्चे यही सर्विक्स कहाँ खुलता है, वजाइना के अंदर, और यही वजाइना मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया में और भी कुछ पार्ट प्रेजेंट होंगे जो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको ओवरी बोलते हैं, बाद बाकी सेकेंडरी कहलाता है। लेकिन इसके अलावा फीमेल के अंदर एक मेमरी ग्लैंड होता है एक पेयर में, जिसको हम लोग फीमेल का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर नाम देते हैं। अब देखें आगे हम बात करते हैं फीमेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या सपोर्ट करेगा, ये ओवुलेशन कराएगा, फर्टिलाइजेशन भी यहीं होगा, प्रेगनेंसी भी यहीं कंसीव होगा,
चाइल्ड बर्थ भी यही करेंगी और साथ ही साथ चाइल्ड का केयर भी फीमेल से ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम आपको एक एक पार्ट को पढ़ाना शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चे एक डायग्राम आपको जान लेना जरूरी है। ये डायग्राम देखा जाए तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करता हुआ ये डायग्राम है और ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। हमें आज तक नहीं पता चला एनसीईआरटी इसको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे दिखाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं था, इसके बदले कुछ और इन्हांस किया जा सकता था। जैसे देखिए फीमेल का ये जैसे मेल का एक सेक्शन कटिंग लिए थे, उसी तरह से ये फीमेल का है। सबसे पहले देखिए लोअर पोर्शन, ये जो एनस हुआ और एनस यहीं से ओपन हो रहा है, तो ये पार्ट जो है मलाशय है, गंदगी जो खाना का डाइजेस्टिव पार्ट का जो बेकार चीज होता है रेक्टम में ही जमा होता है। अब देखिए ये जो पूरा पाथ है, ये पूरा पाथ है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, और ये बीच में जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर क्या जमा होता है, यूरिन जमा यहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर। अब जरा देखें कि फीमेल का ये जो है यूट्रस, इसी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है नैरो वाला पार्ट, इसका नाम देते हैं सर्विक्स, और ये जो नली है इसी का नाम देते हैं वजाइना। मेल जब क्वाइटस करता है, सेक्स करता है, तो पेनिस इसी के अंदर इंटर होता है, ना कि इसके या इसके अंदर। तो वेजाइना वाला ये रहा ट्रैक, और वेजाइना का ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ वाला पार्ट, इस पार्ट में एक मसल्स होता है, इरेक्टाइल मसल, जिसको क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं, और इसके अंदर मसल्स कुछ होता है बाहर से जो लेबिया मेजोरा होता है, और अंदर पिंक कलर का हल्का रेडिश कलर का होगा जिसका नाम देते हैं लेबिया माइजोरा, और ये जो ओपनिंग होता है इस ओपनिंग का नाम देते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। यानी वेजाइनल ऑरिफिस ओपनिंग का नाम हुआ, और ये जो ट्रैक है उसका नाम है वेजाइना। वेजाइना खुला सर्विक्स में, और सर्विक्स किसको गाइड करता है, यूट्रस को। अब बच्चे एक और डायग्राम में लगे हाथ पढ़ा दूं ताकि और आसान होगा हमें आपको समझाना। तो ये देखें, अगर आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा है तो आप हमेशा इसको डायग्राम बनाएंगे, जो कि मैं अनुमान लगा रहा हूं इस बार के बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ सकता है। एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन। जरा देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हम बात करें तो अभी ये वेजाइना ट्रैक की बात किए थे, तो इसके ऊपर जो गाइड होता है उसका नाम है सर्विक्स, और सर्विक्स फर्दर ये सर्विक्स रहा, और वेजाइना और सर्विक्स के बीच का जो कैनाल होता है रास्ता, उसका नाम देते हैं सर्वाइकल कैनाल। फिर देखिए ये कहाँ खुला है, ये यूट्रस में खुला है, जिसको यूटेराइन कैविटी नाम दिए हैं, और यूट्रस के अंदर 3 लेयर होते हैं, बाहर वाला इंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, और बाहर वाला पेरीमेट्रियम। अब देखिए इसके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है, इसी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा, और यहीं से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होंगी, और इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम देते हैं स्थमस, जो रहता है यूट्रस के पार्ट में, बीच का फुला हुआ पार्ट एम्पुला, और अंतिम पार्ट नाम देते हैं इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा जिसका नाम देते हैं फिम्ब्री, जो यहाँ से निकलने वाले ओवम को इजीली कलेक्ट कर पाएगा। तो देखिए बच्चे मैं अब आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब आसानी से इसे एक बार देख लें। जैसे देखिए यहाँ से लिखा है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर ऑफ ओवरी होगा, along with 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट बोले तो फैलोपियन ट्यूब, इसके साथ साथ एक यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा, वजाइना होगा, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मेल में भी पेल्विक रीजन और फीमेल के अंदर भी पेल्विक रीजन, और इसके साथ साथ एक मेमरी ग्लैंड होगा। यहाँ तक हम आपको पहले ही बता चुके थे। अब हम नए पैराग्राफ में आते हैं। ये देखिए ये पैराग्राफ अब आपको हम बतला रहे हैं जिसमें ओवरी की बात कर रहा है। देखिए ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। बच्चे ओवरी होते हैं दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमिट ओवम, इसी के अंदर फीमेल गैमिट ओवम का फॉर्मेशन होगा। सेवरल एस्ट्रोइडल हार्मोन्स, यानी ओवरी के अंदर आपको बताया गया है कि हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो एस्ट्रोजन हो या फिर प्रोजेस्टेरॉन हो, जिसको क्या बोलते हैं एस्ट्रोइडल हार्मोन्स या ओवेरियन हार्मोन सिंथेसाइज होगा। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, यानी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में यूट्रस के दोनों साइड एक एक ओवरी लोकेटेड होगा।
इच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और अगर हम बात करें लगभग 1.5 सेंटीमीटर वाइडर होता है। पेल्विक वॉल ऑफ द यूट्रस लिगामेंट, यानी आपको बताया जा रहा है कि ओवरी जो होता है कनेक्टेड होता है यूट्रस के साथ, किसके हेल्प से? लिगामेंट के हेल्प से। इच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन इपिथेलियल विच इंक्लूड्स द ओवेरियन स्ट्रोमा, यानी अगर हम बात करें ओवरी के अंदर जो लेयर होता है एपिथेलियम, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसका नाम क्या देते हैं? स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेड्यूला। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये जो ओवरी है, इस ओवरी के जो ये लेयर हैं, इस लेयर के अंदर वाला पूरा पार्ट क्या कहलाया? ये कहलाया, ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है स्ट्रोमा। और बच्चे इसी स्ट्रोमा को हम 2 रीजन में बांट सकते हैं इस तरह का। जो बाहर वाला रहा इसका नाम देते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो होगा इसका नाम क्या देंगे? मेड्यूला। तो वही कह रहा है कि ओवरी को 2 पार्ट में, ओवरी के जो इपिथेलियल टिश्यू के अंदर वाला पार्ट है ये क्या कहलाया? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा का बाहरी भाग क्या कहलाया? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा? मेड्यूला कहलाएगा। अब देखो हम बताए थे कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा? कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होंगे, और मेड्यूला के अंदर क्या होगा? मेड्यूला के अंदर ब्लड वेसल्स का सप्लाई होने वाला है। अब देखो क्या है द ओविडक्ट। देखो बच्चे ये क्या है? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, इसी को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट कहेंगे या फिर इसी को फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। इसका मेन काम क्या होता है कि जब यहाँ से ओविडक्ट, ओवम से जब भी ओवरी से जब भी ओवम बाहर निकलेगा तो कलेक्ट कौन करेगा? ओविडक्ट, और इसको यूट्रस तक फाइनली पहुंचाएगा। तो वही है द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कंसिस्ट ऑफ द फीमेल एसेसरी डक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि ये तो प्राइमरी हो गया, बाद बाकी ये फैलोपियन ट्यूब सेकेंडरी हो गया, यूट्रस सेकेंडरी हो गया, और वजाइना भी क्या हो गया? सेकेंडरी होगा। इच फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द इच ओवरी टू द यूट्रस, यानी दोनों ओवरी के बगल से कहाँ तक? यूट्रस तक ये जुड़ा होता है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। बताइए जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ओवरी के नज़दीक है, इसका नाम क्या देते हैं? इनफंडिबुलम। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री। एज का मतलब क्या होता है? टर्मिनल पार्ट जो होगा इनफंडिबुलम का, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इसी का नाम देते हैं फिम्ब्री। और फिम्ब्री का क्या काम होगा? ओवम को कलेक्ट करना, विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर द ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन के बाद, ओवम निकलने के बाद यही इसको कलेक्ट करने का काम करेगा। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर। अब देखो ये फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम एक चौड़े भाग में खुलता है जिसका नाम क्या है? एम्पुला। और मैंने आपको एम्पुला के लिए बेजोर क्वेश्चन बताया है। एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, खास करके एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर। अब जरा देखें, वही लाइन आगे कह रहा है कि जो वाइडर पार्ट होगा उसी वाइडर पार्ट का नाम क्या देते हैं? वाइडर पार्ट का नाम देते हैं एम्पुला। आगे है द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड इस्थमस, यानी जो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है उसे क्या कहा गया? इस्थमस कहा गया है। हैज नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंट ऑफ द यूट्रस, यानी ये जो हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो बच्चे देखो ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो ये पार्ट क्या कहलाया? तो ये पार्ट कहलाया इस्थमस, ये क्या कहलाया? एम्पुला, ये क्या कहलाया? इनफंडिबुलम, और इसका ये पार्ट क्या कहलाया? फिम्ब्री कहलाया। आगे देखते हैं द यूट्रस इज अ सिंगल। अब यूट्रस जो होता है ना एक ही है, हाईली मस्कुलर पार्ट होता है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बुम्ब कहते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर लाइक। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। यूट्रस को क्या कहते हैं? बुम्ब कहते हैं। और ये कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इट्स सपोर्ट बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, यानी ये यूट्रस में बेबी डेवलप होगा तो इसको सपोर्ट भी चाहिए। तो इसको सपोर्ट के लिए हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन से जो लिगामेंट होता है ये जोड़ने का काम करता है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। अभी आपको बताया था यानी जो यूट्रस होता है किस में खुलता है? वजाइना में खुलता है। किसके थ्रू? एक नैरो पार्ट के थ्रू जिसका नाम कह देते हैं सर्विक्स। मतलब अभी जो हम बनाएं
तो मैं आपको ये कहूँ कि यूट्रस अगर हम बना रहे हैं तो यूट्रस का जो ऊपर वाला जो ब्रॉड पार्ट है, यूट्रस का जो ऊपर वाला ब्रॉड पार्ट है इसका नाम देते हैं फंडस, और नीचे वाला जो नैरो पार्ट है इसी का नाम देते हैं सर्विक्स नाम देंगे। तो इसी का नाम देते हैं सर्विक्स। देखें, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच along with the vagina from the birth canal। अब देखिए यही सर्वाइकल कैनाल इस वजाइना के थ्रू खुलता है और यही पार्ट क्या कहलाता है, बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी का बर्थ यहीं से होने वाला है। अब देखिए यूट्रस का वॉल 3 लेयर में बटा होता है जिसका नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होगा, मायोमेट्रियम मोटा और मस्कुलर होगा जो पार्चुरेशन के समय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इंडोमेट्रियम का मेन काम होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना और प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय अपने आप को रिफॉर्म करता है, और कंसीव प्रेगनेंसी नहीं हो तो उस केस में अपने आप को वो डिग्रीगेट भी कर लेता है। देखिए, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्ड। वॉल, यूट्रस का वॉल कितने लेयर में बना होता है, 3 लेयर का बना होता है। एक्सटर्नल थिन जिसका नाम है पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक, बच्चे मिडिल वाला क्या होगा, सबसे थिक होगा, स्मूथ मसल्स का बना होगा मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला होगा इंडोमेट्रियम दैट लाइंस टू यूटेराइन कैविटी। आगे अभी हम बताए थे इंडोमेट्रियम में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय चेंजेस होगा। द इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एक्सिबिट ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। तो बच्चे मैं इसको यहाँ पर कलर चेंज करके इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ से कि इनर पार्ट जो होगा इंडोमेट्रियम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय अपने आप में बदलाव करेगा, और मायोमेट्रियम जो होगा ये प्रसव के समय हेवी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखें फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की मैं बात करता हूँ, तो देखिए फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की मैं बात कर लूँ तो देखो फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब क्या, बाहर वाला पार्ट हुआ। यानी मैं एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरह से बना सकता हूं, इस तरह से मैं डायग्राम बना सकता हूं क्लास में, और बेहतरीन डायग्राम, यहाँ पर थोड़ा समय का भी अभाव है। तो देखें ये जो फीमेल का ये वाला पार्ट होता है इसका नाम देते हैं वल्वा, और इसी वल्वा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नाम देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ओपनिंग में यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम देते हैं क्लाइटोरिस, और इसके 2 लेयर होते हैं लेबिया मेजोरा, और अंदर वाला नाम देते हैं लेबिया माइनोरा। और इसके अलावा यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग का नाम देते हैं वेजाइना, और इसी वेजाइना के अंदर पतला पतला वेसल्स होता है जिसका नाम देते हैं हाइमेन, और यही हाइमेन जनरली फर्स्ट क्वाइटस के समय ब्रेक डाउन होता है, जिसको पहले हम कह सकते थे वर्जिनिटी का सिंबल, लेकिन अब इसे नहीं माना गया है, कारण इसके टूटने के और भी कई सारे कारण होते हैं। यहीं पर यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होता है पेशाब करने की, यहीं से नली निकलती है। यानी अगर हम फीमेल के इस सेक्शन में देखें तो 3 ओपनिंग, एक क्या हुआ एनस, दूसरा क्या हुआ वजाइना, और तीसरा क्या हुआ, तीसरा हो गया यूरेथ्रा जहाँ से पेशाब बाहर आएगा। तो बच्चे मैं आपको यहाँ से बताऊं, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मॉन्स प्यूबिस। अब ये मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये जो ऊपर वाला गद्दीदार स्ट्रक्चर होता है, पुचपुचा स्ट्रक्चर, इसी का नाम देते हैं मॉन्स प्यूबिस, और इसी के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं जिसका नाम क्या देते हैं, प्यूबिक हेयर नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, प्यूबिक हेयर, आगे मिलेगा। अब देखिए लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर क्या मिला, मॉन्स प्यूबिस ऊपर वाला गुद्देदार संरचना, उसके बाद एक बाहरी लेयर जिसका नाम है लेबिया मेजोरा, अंदर वाला लेयर लेबिया मेनोरा, उसके बाद हाइमेन, और उसके बाद क्लाइटोरिस। अब देखिए मॉन्स प्यूबिस के ऊपर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, फैटी। कुशन का मतलब क्या, पुचपुचा स्ट्रक्चर है। क्यों है पुचपुचा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फैटी जमा है, फैटी टिश्यू जमा होते हैं, और इसके ऊपर भी हेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। उसके बाद लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लैसी फोल्ड होता है, जिसको उंगली से साइड किया जा सकता है, फ्लैसी फोल्ड होता है, ओपनिंग होता है, इसके अंदर गाइड कौन करता है, लेबिया मेनेरा, जो पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू का बना होता है, और ये कैसा होता है, अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होगा। अब देखिए इसी ओपनिंग कहाँ खुलेगी, वजाइना में खुलेगी, और इस वेजाइना को कवर किए रहता है, पार्शियली कवर्ड बाय
मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, यानी इसी वजाइना ओपनिंग के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम क्या देते हैं, हाइमेन। अब देखिए द क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्लाइटोरिस क्या होता है, एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्ट्रक्चर विच लाई द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी ये जो होता है ये अंदर वाला जो लेयर है लेबिया माइनोरा, ये दोनों जो फोल्डेबल स्किन होते हैं इसी के यहाँ पर ये फोल्ड बनाता है, और ये मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है। यानी फीमेल में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसमें इरेक्शन होता है और प्लेजर फीमेल को बहुत ज़्यादा मिलती है इसके कारण। आगे है द हाइमेन इज ऑफ्टन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, यानी जो फीमेल में पहला क्वाइटस होता है इस समय फीमेल की हाइमेन के टूटने की संभावना होती है। आगे है हाउएवर कैन बी ऑल्सो ब्रोकन बाय द सडन फॉल ऑफ जोल्ट। उसके बाद क्या है, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन। अब देखिए वेजाइनल टेम्पॉन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल कप टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसके डालने से या अदर किसी एक्टिविटी के कारण भी, स्पोर्ट लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इस सब के कारण भी टूटने की संभावना होती है। इसलिए वुमेन्स के हाइमेन को आप लोग क्या नहीं कह सकते हैं, आप लोग इसे वर्जिनिटी का सिंबल नहीं मान सकते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि कोई फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है फिर भी उसके अंदर हाइमेन का लेयर मिला है, इसका मतलब हाइमेन को एक पुख्ता सबूत नहीं माना गया है किसका, वर्जिनिटी का। तो यहां से हमने बताया। आगे देखिएगा, आगे यहां से अब हम आपको पढ़ा रहे हैं यहां से मेमोरी ग्लैंड। बच्चे देखिए ये फीमेल का ये रहा मेमोरी ग्लैंड। देखो बच्चे ये जो मेमोरी ग्लैंड है कि ये मेमोरी ग्लैंड मॉडिफिकेशन होता है स्वेट ग्लैंड का, और वन पेयर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का होना फीमेल की पहचान है। तो देखिए ये तो रिब्स है, रिब्स के बीच में मसल्स हैं जिसका नाम है मसल्स बिटवीन रिब्स, और इसके अंदर में इसके बाहर में पेक्टोरिस मेजर मसल्स होता है। और किसी भी फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसका साइज क्या होगा वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन कितना है। अगर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो उसके ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा। कुछ लोगों की ये अवधारणा होती है कि मसाज करने से इसका साइज बड़ा होता है। बच्चे ये रेयरली संभावना है, लेकिन वास्तविक संभावना किसके, फैट के डिपोजिशन होने के कारण। तो देख रहे हैं ये फैट का डिपोजिशन है। और इसके बाद फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड के अंदर हम देखते हैं इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि लोब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये लोब की संख्या जिसको मेमोरी लोब कहते हैं, इसकी संख्या 15 से 20 होती है। बच्चे कितनी होगी, प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड की अंदर इसकी संख्या कितनी होगी, 15 से 20 होती हैं। और इसी मेमोरी लोब के अंदर एल्व्यूलर टिश्यू होता है जिसका नाम है, ये जो गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है मेमोरी एल्व्यूलाई, इसी के अंदर होता है मिल्क सिंथेसिस। मिल्क सिंथेसिस होने के बाद मिल्क आगे पास आउट कहाँ होगा, मेमोरी डक्ट में, और मेमोरी डक्ट से एम्पुला के अंदर इस मिल्क क्या होगा, स्टोर होगा। फिर कहाँ ये खुलेगा, मेमोरी डक्ट में, और सारे मेमोरी डक्ट ओपन होंगे कहाँ पर, निप्पल में, जहाँ से बच्चे इसे सक करेगा। उसके बाद देखें यहाँ पर जो ये ओपनिंग होता है इस पार्ट में कुछ डार्क टिश्यू होते हैं जिसका नाम क्या देते हैं, एल्यूरा नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चे, इसका नाम हम देते हैं एल्यूरा। आगे हम देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ाया अभी आपको मेमोरी ग्लैंड, उसके बारे में एक बार देखा जाए। बच्चे देखें, ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीमेल मैमल्स, यानी एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का होना एक फीमेल की मुख्य पहचान है। मेमोरी ग्लैंड की बात करें ये एक पेयर में होगा, यानी एक जोड़ी में होगा, जिसको कॉमनली हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं। और इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, जो इसके साथ साथ इसके अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होगा। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये डिपेंड करता है फीमेल में बॉडी में कितना ज़्यादा फैट है। जितना फैट होगा मेमोरी ग्लैंड का साइज उतना बड़ा दिखेगा। The glandular tissue of the each breast divided into 15 से 20 मेमोरी लोब। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो 15 से 20 लोब में डिवाइडेड होता है जिसका नाम देते हैं मेमोरी लोब। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एल्व्यूलाई।
अब देखिए यही गुड़ का गाछ है, एल्ब्यूलाई यही है जिसके अंदर मिल्क का सिंथेसिस होता है, जिसका नाम देंगे मेमोरी एल्ब्यूलाई। द सेल्स ऑफ एल्ब्यूलाई सेक्रेट मिल्क, याद रखना है एल्ब्यूलाई का सेल्स को सेक्रेट करेगा, मिल्क का सेक्रेशन करेगा, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी इज ल्यूमेन, अब इसके ल्यूमेन में जमा होगा। द एल्ब्यूलाई ओपन इनटू द मेमोरी टिब्यूल्स, ये मेमोरी टिब्यूल्स में जमा होगा और सभी टिब्यूल्स एक ज्वाइंट बनाता है और एक डक्ट बनाता है जिसका नाम कह देते हैं मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट आगे खुलता है कहाँ पर, ये खुलेगा एम्पुला के अंदर, और मेम्पुला के अंदर एम्पुला के अंदर जमा होता है मिल्क, और यही मिल्क आगे लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू आगे कहाँ जाएगा, बच्चे इसे आराम से सक आउट करेंगे, बच्चे आराम से इसको गेन कर लेंगे। फिर देखिए यहां से हम आगे आपको बता रहे हैं बच्चे आगे गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होगा ये समझना जरूरी है। तो बच्चे गैमेटोजेनेसिस की मैं सिंपली बात करूं, गैमेट का मतलब क्या, गैमेट का मतलब है मेल गैमेट स्पर्म से और फीमेल गैमेट ओवम से, मतलब है गैमेटोजेनेसिस का। बच्चे गैमेटोजेनेसिस का मीन्स अगर समझें तो स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, और ओवम का बनना क्या कहलाएगा, oogenesis कहलाएगा। जरा देखिए द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द मेल एंड फीमेल में ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमीट स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। द टेस्टिस the immature male germ cell spermatogonia produce sperm is called spermatogenesis that bring to the puberty। यानी जब कोई बच्चा रहता है तो उसके अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया क्या रहता है, इमेच्योर रहता है, वही उसके प्यूबर्टी के एज से वही स्पर्मेटोगोनिया आगे स्पर्म का फॉर्मेशन करना शुरू करता है। और यही बातें फीमेल के अंदर भी होंगी। तो मैं एक पहले आपको एनसीईआरटी का चार्ट पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाली है। देखिए बच्चे ये हम आपको बता रहा हूं, ये ऐसा डायग्राम है एनसीईआरटी का चार्ट बना हुआ जो चीजों को आसानी से समझाया जा सकता है। देखें इधर वाला जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को बता रहे हैं, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस को बता रहा है, और ये बता रहा है oogenesis को बता रहा है। स्पर्म बनाने वाले सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, और ओवम बनाने वाले सेल को क्या बोलेंगे, उगोनिया। अब देखिए दोनों सेल में माइटोसिस होता है जिसके कारण बहुत सारे नंबर में बनते हैं सेल, उसका नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इधर वाले का नाम देंगे प्राइमरी oocyte। अभी तक माइटोसिस ही हुआ है, फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो प्रत्येक सेल से 2 सेल बने जिसका नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, ये डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड। वैसे यहाँ भी बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया और फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया कैसा हुआ, हैप्लॉइड। फिर देखिए इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड, जिसके कारण स्पर्मेटिड्स बनता है, ये कैसा हो जाता है बच्चे, ये होता है हैप्लॉइड, और यहाँ से बन जाता है ओवम हैप्लॉइड। अब देखें ये जो स्पर्मेटिड्स है अभी ये स्पर्म नहीं है, इसका फंक्शनल मैचुरेशन होता है, और फंक्शनल मैचुरेशन के बाद ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। यानी एक चीज और यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर एक प्राइमरी oocyte चला है, एक प्राइमरी oocyte चला है तो 4 स्पर्म बनेंगे, और एक स्पर्मेटोसाइट चला है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो 4 ओवम स्पर्म बनेंगे, और एक अगर प्राइमरी oocyte चला है तो केवल एक ही ओवम बनता है। अब देखिए यहाँ से मेल के लिए मैं पढ़ा दूं, तो मेल के लिए जरा देखिए पहले यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करी गई है, तो चलिए मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ से पढ़ाना शुरू करता हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि पढ़ना तो है ही। अब देखिए यहां तक हम आपको बताए थे, अब यहां से हमें देखना है कि थोड़ा सा और नीचे आना होगा हमें। देखिए the immature male germ cell spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that begins at the puberty। the spermatogonia, जिसको सिंगुलर को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट
present when the inside wall seminiferous tubules multiply the mitosis division and increase its number. Each spermatogonia is diploid containing 46 of chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte, यानी जो साइज में बड़ा हो गया उसी का नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. पीरियोडिकली अंडरगोज माइटोसिस, से धीरे धीरे मियोसिस, और ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन leads to formation of two equal haploid cell is called secondary spermatocyte. भी बताए थे, जैसे एक चला स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ से बहुत सारे सेल बने जिसका नाम दिए प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया. इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट जिससे 2 सेल बने, इसका नाम दिए सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया. ये हैप्लॉइड हुआ, ये दोनों करेगा मियोसिस सेकेंड, और यहाँ से स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम देंगे स्पर्मेटिड्स, जो भी आपको बताए थे. Which have 23 chromosome, the secondary spermatocyte undergoes second meiotic division, produce 4 equal haploid spermatids. अब देखिए मियोसिस सेकेंड जब ये करेगा तो 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स का निर्माण करेगा, और यही स्पर्मेटिड्स आगे चल करके स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं. अब जरा देखा जाए यहाँ से क्या आपको मिल रहा है कि ये स्पर्मेटिड्स तो बन गया है. अब देखें यहाँ से व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स. बच्चे स्पर्मेटिड्स का नंबर क्या होगा, ये क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, बिल्कुल हैप्लॉइड होगा. आगे है द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. अब देखें स्पर्मियोजेनेसिस करेगा स्पर्मेटोजोआ, जिससे ये किस में बदल जाएगा, स्पर्म में बदल जाएगा. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम embedded into the Sertoli cell and are the finally reached from the seminiferous tubules by the process of spermiation. मतलब seminiferous tubule से स्पर्म का निकलना spermiation, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस. अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस हुआ स्पर्म बनने का. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है मेल के अंदर, एज ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन oogenesis फीमेल में अपनी माँ के जब गर्भ में रहती है तभी वो शुरू कर लेती है. आगे देखेंगे यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज द. अब मैं यहाँ से आपको एक अलग यहाँ से पैराग्राफ ही है, मैं आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहेगी, इससे क्वेश्चन बनता है. देखो बच्चे जरा सा 2 मिनट हमारी बातों को समझो कि सबसे पहले मेल के अंदर अगर प्यूबर्टी एज आई तो उसके एक्टिव होते हैं हाइपोथैलेमस. कौन एक्टिव होंगे, हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, और हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने के कारण एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन. और ये गोनेडोट्रोपिन क्या करता है, ये सेक्रेट करता है, एक गोनेडोट्रोपिन को कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट किया, और ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है. ये किस पर काम करता है, और ये काम किया प्यूटेट्री ग्लैंड पर, और प्यूटेट्री ग्लैंड से सेक्रेट कराया 2 हार्मोन को. एक का नाम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरे का नाम है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यानी हमने आपको क्या बताया कि हाइपोथैलेमस काम किया, निकाला GnRH. मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस काम किया, निकाला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये काम किस पर किया, एंटीरियर प्यूटेट्री ग्लैंड पर, एंटीरियर प्यूटेट्री ग्लैंड पर, और यहां से सेक्रेट हुआ 2 हार्मोन LH और FSH. LH काम करता है किस पर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर, और FSH काम करता है सर्टोली सेल पर. ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालता है किसको है, ये एंड्रोजन को, और आगे ये हेल्प करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में. वही पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है. द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. दिस इफ यू रिकॉल इट इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन. मतलब क्या कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस GnRH के कारण होता है, जो किससे निकलता है, हार्मोन हाइपोथैलेमस से. द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एज द एंटीरियर प्यूटेट्री ग्लैंड and stimulates the secretion of 2 gonadotropin, luteinizing hormone LH and
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH LH एक्ट ऑन द लिडिक सेल, इस पे किस पर काम किया, ये लिडिक सेल पर काम किया, लिडिक सेल पर काम किया, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ये किसका सेक्रेशन कर रहा है, एंड्रोजन का, एंड्रोजन इट टर्न्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है। और FSH किस पर काम करता है, ये सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल स्पर्म के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी ये क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखें जो कुछ फैक्टर सेक्रेट करेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल होगा। अब देखें स्पर्म का स्ट्रक्चर है, याद रखना है ये स्पर्म का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बराबर पूछा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए स्पर्म जो है ना कुछ इस तरह का है, इसके बारे में सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया था कि माइक्रोस्कोप में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, एक का नाम है हेड, दूसरे का नाम है मिडिल पीस और तीसरे का नाम है टेल। बच्चे टेल का काम होता है इसकी मोटेलिटी को देना, यानी चलने में हेल्प करना। मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी देता है, और हेड पार्ट में इसमें न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम मटेरियल होता है, और इसके हेड पार्ट में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, और यही फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वही सारी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चे एक जानकारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखें एक बार अगर मेल इजुकुलेशन करता है तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म डिस्चार्ज करता है, यानी मेल एक बार क्वाइटस करा है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म डिस्चार्ज करता है, जिसमें नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 40% स्पर्म कैसा होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज का, 60% स्पर्म होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज का, जिसमें से 40% हाईली मोटाइल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट बना है, यानी 60% स्पर्म होना चाहिए 60% स्पर्म होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज का, और 40% स्पर्म होना चाहिए हाईली मोटाइल। फिर देखिए एक टर्म आप लोग जानते होंगे, सीमेन क्या होता है बच्चे, सीमेन स्पर्म और सेमाइनल ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है उसी को मिला करके क्या बोलते हैं, सीमेन कहते हैं। क्या क्या बच्चे, तो हमने बताया स्पर्म प्लस ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है उसी को मिला करके क्या बोलते हैं, सीमेन। चलो बच्चे यहाँ तक हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं फीमेल के अंदर oogenesis कैसे होता है। तो बहुत आसान बात, फीमेल के अंदर ओवम का बनना क्या कहलाएगा, oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis which marked by the different from the spermatogenesis। मतलब जो oogenesis होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत मामलों में डिफरेंट होता है। अब देखें oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक स्टेज। बच्चे हम लोगों के अंदर मेल के अंदर स्पर्म बनना शुरू करता है कब, प्यूबर्टी एज में, लेकिन फीमेल के अंदर ओवम बनना शुरू हो जाता है कब, एम्ब्रायोनिक स्टेज से। डेवलपमेंट स्टेज व्हेन द couple of million gametes of mother cell oogonia are formed within its fetal ovary. No more oogonia are formed and added after the birth। मतलब जितने भी oogonia बनने होते हैं वो सारे उसके एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं, बाद में एक भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। This cell start divide enter into the prophase first। The meiotic division get temporarily arrested एट दिस स्टेज। मतलब क्या, काम तो शुरू कर दिए हैं फीमेल का डिवाइड करना एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में आकर के ये अरेस्टेड हो जाती हैं, और इस स्टेज का नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। इच प्राइमरी oocyte देन द गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल्स। ये जो प्राइमरी oocyte थे इसी के ऊपर ग्रेनुलोसा का लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसका नाम क्या देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स देते हैं। अब देखें जो प्राइमरी फॉलिकल्स मिलियन की संख्या में बना था वो धीरे धीरे प्यूबर्टी एज तक डिग्रीगेट होने लगता है, समाप्त होते रहता है, और केवल प्रत्येक ओवरी के अंदर 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी एज तक ओवरी के अंदर बच पाता है। अब देखें
जब यही प्यूबर्टी एज में आता है तो यही धीरे धीरे डेवलप करता है सेकेंडरी फॉलिकल्स से में। अब देखिए द सेकेंडरी फॉलिकल्स सोन ट्रांसफर इनटू द टर्शियरी फॉलिकल्स विच कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ द एंट्रम। यानी प्राइमरी के ऊपर हमने क्या बताया, ग्रेनुलोसा लेयर होगा, सेकेंडरी के ऊपर कौन सा लेयर होगा बच्चे, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये सेकेंडरी की पहचान हुई। और टर्शियरी की पहचान क्या हुई, टर्शियरी फॉलिकल्स की पहचान हुई कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंट्रम, एक फ्लूइड से भरी कैविटी का होना। द थीका लेयर, ये थीका लेयर का मेन काम होता है एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करना, ओरिजिनेटेड इनटू एन इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। यानी थीका लेयर जो सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर बना था वो लगातार डेवलप होता रहेगा, जिससे कि बाहर वाला थीका एक्सटर्ना और अंदर वाला थीका इंटरना का फॉर्मेशन कर लेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ आवर अटेंशन दैट इट इज द स्टेज दैट primary oocyte within the tertiary follicles grow size and complete the first meiotic division. It is unequal division resulting a formation of एक large haploid secondary oocyte and एक छोटा सा पोलर बॉडी। मतलब हमने जो अभी डायग्राम में बदलाया था जिसमें क्या कहते हैं कि मेल के अंदर जब सेकेंडरी oocyte बनता है यानी मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो दो तरह के सेल बनते हैं, एक छोटा साइज जिसका नाम दिया प्राइमरी oocyte जो डिजेनरेट हो जाएगा, और दूसरा रहता है सेकेंडरी oocyte जो आगे फर्दर डिवाइड में काम करेगा। और यही स्टेज होते होते आगे यहाँ से ओवम डिस्चार्ज हो जाता है, यानी सेकेंडरी oocyte डिस्चार्ज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। देखिए बच्चे, ये रहा प्राइमरी फॉलिकल्स, ये रहा सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये टर्शियरी फॉलिकल्स है जिसके अंदर ये जो कैविटी दिख रहा है इसका नाम है एंट्रम, और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स रहा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये फट करके ओवम बाहर निकल गया। वास्तव में ये ओवम नहीं है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलता है। इसी का नाम देते हैं ओव्यूलेशन। क्या नाम देंगे बच्चे, इसी का नाम देते हैं ओव्यूलेशन। देखिए, सेकेंडरी oocyte रिमेनिंग bulk of the nutrient rich cytoplasm, the primary oocyte can think the any advantage of this। अब कह रहा है कि ये जो ओवम होते हैं या फिर सेकेंडरी oocyte, इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, इसका एडवांटेज क्या है। तो बच्चे इसका एडवांटेज ये है कि स्पर्म जब फर्टिलाइज करेगा तो ये जाइगोट बनेंगे, और जाइगोट को प्राइमरी न्यूट्रिशन जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक न्यूट्रिशन देने के लिए यही काम आएगा। टू द फर्स्ट पोलर बॉडी बर्न आउट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड्स फर्दर डिजेनरेशन। यानी जो पोलर बॉडी बनाता है धीरे धीरे वो डिजेनरेट हो जाता है। एट प्रेजेंट we are not very certain about this. The tertiary follicles further change into the mature Graafian follicles, the secondary oocyte from the new membrane called zona pellucida। अब ये देखें, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है उसके ऊपर एक नया लेयर बनता है जिसका नाम देते हैं जोना पेलुसिडा, और इसी स्टेज में ये क्या कर देता है, यहाँ से ओवम बाहर निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। जोना पेलुसिडा सराउंडेड इट। द ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, यानी ओवम, सेकेंडरी oocyte ही निकलता है। अभी हम आपको बताए थे द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन, यानी ओवरी से सेकेंडरी oocyte का निकलना क्या कहलाएगा, ओवुलेशन। यू कैन आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। भैया क्या क्या डिफरेंस मिला स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर सेम साइज बना था, इसके अंदर अलग अलग साइज के बने थे। वहां पर 4 बने थे गैमेट, यहाँ पर केवल एक ही मैच्योर हो पाएगा। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो हम आपको बता दिए। अब देखें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरी के स्ट्रक्चर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें और ओवरी को एक्सप्लेन करें। तो बच्चे, ओवरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी ने। तो देखिए, ओवरी है, ओवरी का बाहर वाला जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये बाहर वाला कहलाता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या कहलाएगा, मेड्यूला कहलाएगा। अब ये ब्लड वेसल्स हैं, ये देखिए ब्लड वेसल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स ये हुआ, टर्शियरी फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। अब जो फॉलिकल्स का थीका सेल है ओवम के निकलने के बाद ये बना लेता है कार्पस लूटियम, और कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करेगा। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो ये बना रहेगा, वरना डिकम्पोज होकर के डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। अब देखा जाए
कि इससे आगे अब है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चे देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, फीमेल में 28 से 29 दिनों का चलने वाला एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिस दौरान फीमेल के यूट्रस में और ओवरी के अंदर एक साइक्लिक चेंजेस बनते हैं। और पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं मेनार्की, जो फीमेल के प्यूबर्टी के एज के समय स्टार्ट होता है, और लास्ट वाले का नाम देते हैं मीनोपॉज, जो लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो ये बेसिक हमने बताया जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। उसके बाद हम फेजेस की बात करेंगे। तो बताइए 28 से 29 दिन का है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो मेनार्की नाम देते हैं, और अंतिम जब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसका नाम देंगे मेनोपॉज। कहीं पे देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, एक तो हुआ क्या मेनार्की और दूसरा क्या मिलेगा, मीनोपॉज मिलेगा। ये देखें साइक्लिक चेंजेस बता रहा है जो कुछ खास यहाँ पर नहीं बता रहा है। फिर देखें मैं अगर आपको यहीं से सारा कुछ समझा दूं तो देखो बच्चे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे मान लो कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला से 5वां दिन का टाइम है, यानी फर्स्ट 5 डे को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, और मेंस्ट्रुअल फेज में इंडोमेट्रियम ब्रेक होता है जिसके कारण ब्लीडिंग होता है। फिर देखें ये तो कहाँ की बात है, ये तो यूट्रस की बात है, लेकिन ओवरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल का बनना शुरू हो जाता है। फिर 7वें से यानी 6ठे से लेकर के 13वें दिन तक का नाम देते हैं फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेशन फेज। इस दौरान देख रहे हैं टूटा हुआ यूट्रस फिर से अपने आप को बना रहा है, साथ ही साथ ये ओव्यूल यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी हो रहा है, मैच्योर हो गया। 14वें दिन में LH का लेवल बढ़ता है जिसको बोलते हैं LH सर्ज। LH हार्मोन के लेवल के बढ़ने के कारण यहाँ से ओव्यूलेशन होता है और सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यही सेकेंडरी oocyte से जो थीका सेल बना है वही ओवरी के अंदर कार्पस लूटियम बनाता है, और कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता है, और यही प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के इंडोमेट्रियम को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर देखें आगे दोबारा अगर प्रेगनेंसी कंसीव रहा तो प्रोजेस्टेरॉन बनी रहेगी, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन आगे हट जाएगा, जिसके कारण फिर से लेवल गिरने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस कंटिन्यू हो जाएगा। तो बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मैं आपको मोटे तौर पे कहूँ तो इसके 4 फेज बांटे गए हैं। एक का नाम क्या दिया गया, मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरे का क्या नाम दिया, फॉलिकुलर फेज, तीसरे का नाम क्या दिया, ल्यूटियल फेज, अरे भैया पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन फेज, और चौथा ल्यूटियल फेज नाम देते हैं। अब देखें यहाँ से आगे मैं चलूँ तो आगे वही सब यहाँ से फॉलिकुलर फेज वगैरह लिख रखा है जो हम आपको पूरा पढ़ा दिए। अब देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, जैसे हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखे हैं वैसे ही ये ओवम का स्ट्रक्चर है बच्चे। ये अंदर वाला लेयर क्या है, जोना पेलोसिडा, और बाहर वाला लेयर क्या है, कोरोना रेडिएटा, और इस बीच में जो स्पेस है इसका नाम है पेरीवेटिलाइन स्पेस, और ये है ओवम। एक स्पर्म एंटर किया और यहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा, दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो देखें ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस के समय सीमेन रिलीज इनटू द बाय पेनिस इनटू द वजाइना इंसेमिनेशन, मतलब क्वाइटस के दौरान जो मेल के पेनिस से सीमेन डिस्चार्ज हो गए फीमेल के वजाइना के अंदर जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, यानी जो स्पर्म था वो मोटाइल था, बहुत तेजी से रैपिडली मोटाइलिटी किया और वो पहुंच चुका है कहाँ तक, सर्विक्स से होते हुए धीरे धीरे यूट्रस से होते हुए फाइनली ये एम्पुला रीजन में पहुंच गया ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यानी कहाँ वेजाइना में छोड़ा गया, वहां से सर्विक्स होता हुआ यूट्रस होता हुआ दोनों फैलोपियन ट्यूब में चला गया, जहां उसे ओवम मिलेगा वहां पर फर्टिलाइजेशन कर देगा। आगे द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इनटू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। क्वेश्चन बेस्ड है, यहाँ से पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुला के रीजन में होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स इट इज ए ओवम एंड स्पर्म आर transported simultaneously to the
एम्पुलरी रीजन, यानी फर्टिलाइजेशन एक चांस फैक्टर होता है जो कि स्पर्म और ओवम के फैलोपियन ट्यूब में मिलने के कारण ही संभव होगा। दिस इज रीजन वाई टू नो ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। मतलब क्या, जितनी बार भी अगर फर्टिलाइजेशन करेंगे उतनी बार प्रेगनेंसी कंसीव होगा ये जरूरी नहीं है, बस ये एक चांस फैक्टर है। आगे देखें यहां से the process of fusion of sperm while an ovum is called fertilization. During the fertilization, sperm comes into contact with the zona pellucida layer to ovum and induce the changes into the membrane, the back to entry additional sperm, block to entry the एडिशनल स्पर्म, यानी जैसे ही स्पर्म आया यहाँ पर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और दूसरे स्पर्म को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। Thus the ensure that only one sperm can fertilize ovum, इससे ये फिक्स हो जाता है कि केवल एक ही स्पर्म आगे फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। द सेक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स इन द, आपको बताया था स्पर्म के ऊपर टोपी एक्रोसोम जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलोसिडा एंड एंटर इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट कर जाएगा। और जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हुआ वैसे ही इसका मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है जो डीजनरेट हो जाता है और जो हमारा हैप्लॉइड ओवम था वो किस में बदल गया, जाइगोट के अंदर। अब सवाल उठा है कि जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है उसी समय ये तय हो जाता है कि आने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल, क्योंकि बताइए मेल के अंदर स्पर्म जो होता है दो तरह का होता है, 22+X और 22+Y, लेकिन फीमेल के अंदर ओवम हमेशा एक ही तरह का बनता है 22+X। अगर सवाल है कि अगर ये वाला स्पर्म इसे फर्टिलाइज करेगा तो 22+X और 22+X 22 दूनी 44 प्लस XX बनेगा, यानी बेटी होगी, यानी फीटस क्या होगा, फीमेल होंगी। और अगर ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो 44+XY होगा, फीटस क्या होगा, मेल होगा। मतलब अगला प्रोसेनी मेल होगा या फीमेल वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड स्पर्म पर कर रहा है। लेकिन समाज की एक गलती है कि बेटा नहीं हो रहा है, अगर मेल संतान नहीं हो रहा है तो इसको किसको दोषी माना जाता है, फीमेल को, लेकिन इसके जिम्मेवार कौन है, मेल है। तो वही जानकारी यहाँ पे है कि 50% चांस होता है कि स्पर्म X वाला होगा और 50% चांस है कि Y वाला होगा। अब फीमेल अगर फर्टिलाइजेशन जैसा हुआ है उस तरह से ये डिपेंड होगा कि ऑफस्प्रिंग क्या होने वाला है। अब बच्चे यहाँ से देखिएगा, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा और जाइगोट में जो डिवीजन होता है माइटोसिस उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, जिससे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल बनते हैं। इन सभी सेल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। जरा देखिए बच्चे ये डायग्राम है, ध्यान से देखने योग्य डायग्राम है। थोड़ा सा देखिए, हम आपको क्या बताएं कि जैसे यहाँ से ओवम निकला, ओवम निकल करके ये फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में गया। ये ए क्या है, ओवम, बी क्या है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। सी में क्या बना, 2 सेल। डी में क्या, 4 सेल। ई में क्या, 8 सेल। एफ में क्या, 16 सेल। और यहाँ से क्या बने, 32 सेल। यानी 8 सेल तक के स्टेज का नाम देते हैं मोरुला। 16 से 32 का नाम देते हैं, 16 का नाम देते हैं ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला का जो इम्प्लांटेशन होता है, ये ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन यानी यूट्रस की भित्ति के साथ, यूट्रस के मेम्ब्रेन के साथ जुड़ना, यही कहलाता है इम्प्लांटेशन। अब देखिए इम्प्लांटेशन जब हो जाएगा तो फर्दर यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्म कर लेता है किसका, प्लासेंटा का फॉर्मेशन कर लेता है। जरा देखें, ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला, यानी या पहले क्या लिखा है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक को क्या बोलते हैं, मोरुला कहते हैं। द मोरुला constitute divide into the transfer into the blastocyst move further the uterus, यानी यही फर्दर यूट्रस में चला आता है। The blastomere into the blastocyst are arranged into
आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, यानी बाहर वाला लेयर ट्रोफोब्लास्ट होता है और अंदर वाला लेयर किसको बनाता है, इनर मास सेल को। जो ट्रोफोब्लास्ट होगा, जैसे बच्चे देखें ये यहाँ से यूट्रस बन रहा है, ये मान लो यूट्रस है, यूट्रस के मेम्ब्रेन में यहाँ से जो बाहर वाला सेल बनता है इसका नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर में जो सेल बनता है उसका नाम देते हैं इनर मास सेल। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है यही बनाता है प्लासेंटा, और इनर मास सेल आगे बनाता है किसको, एम्ब्रियो को बना देता है, जिससे आगे का बनेगा, फीटस बनेगा, और ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। अब देखें, द ट्रोफोप्लास्ट लेयर गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, इनर मास सेल गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। हमने क्या बताया कि ट्रोफोब्लास्ट आगे जुड़ जाता है, प्लासेंटा बनाता है, इनर मास सेल एम्ब्रियो बनाता है। आफ्टर अटैच ड्यू टू द यूटेराइन सेल divide rapidly and covers to blastocyst. As result, the blastocyst become embedded into the endometrium of the uterus. This called implantation. मतलब यही ब्लास्टोसिस्ट का इस यूट्रस के साथ जुड़ जाना क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन कहलाएगा। फिर देखें प्रेगनेंसी और पार्चुर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, बच्चे बहुत आसान है ये। देखो कैसे हुआ, जब भी इम्प्लांटेशन हुआ तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं बच्चे, फिम्ब्री बोलते हैं, जो या फिर इसको कोरियोनिक विलाई भी बोल देते हैं। जो आगे चल करके कोरियोनिक विलाई क्या करेगा, टिश्यू में डिवाइड हो जाएगा, जो किसके, यूट्रस और यूट्रस और किसके हेल्प से, फीटस के हेल्प से, दोनों के हेल्प से ये बना लेता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लासेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है और नरिशमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इसको भी बाहर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर देखें ये जो हमारा प्लासेंटा होता है वो इंडोक्राइन टिश्यू के तरह भी काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सेक्रेट करता है 4 हार्मोन का, HCG ह्यूमन 5 हार्मोन का सेक्रेशन करता है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। सर इसमें से 3 हार्मोन ऐसा है जो केबल और केबल प्रेगनेंसी के समय निकलता है, जो केबल और केबल प्रेगनेंसी के समय निकलता है, जिसमें से कौन सा है, HCG, HPL और रिलैक्सिन। अब देखो यहाँ से वही सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या काम होगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, आप लोग को यहाँ से आसानी से इससे कुछ खास क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब देखें ये जो इनर मास सेल होता है, ध्यान देंगे ये जो इनर मास सेल होता है वो 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। यही आगे चल करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसमें एक और सेल होता है इनर मास सेल्स का कुछ बचा हुआ सर्टेन पार्ट, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल, जो सभी तरह के ऑर्गन को बनाने के लिए जिम्मेदार होने वाला है। अब देखो बच्चे ये जो है ऑर्गेनोजेनेसिस की बातें कर रहा है, इससे क्वेश्चन निश्चित है ऑर्गेनोजेनेसिस से पूछा ही जाता है। बच्चे यहाँ से मिलेगा, पहले महीने में क्या बन जाता है, हार्ट बन जाता है, दूसरे महीने में क्या बन जाते हैं, लिम्स बन जाता है, तीसरे महीने में क्या बनेगा, मेजर ऑर्गन, 5वें महीने में क्या होगा, फर्स्ट मूवमेंट मिलेगा, 6ठे महीने में आईलिड सेपरेटेड हो जाएंगी और 90 महीने तक फाइनली फीटस प्रोचुरेशन के लिए तैयार हो जाता है। वही आप देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी का 9 महीना का पीरियड होता है इसको हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चे, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अलग अलग एनिमल में ये डिफरेंस समय अलग अलग होता है। वही यहाँ से देखेंगे आपको मिलेगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर पहले महीने के प्रेचुरेशन में प्रेगनेंसी में हार्ट बन जाता है। फर्स्ट साइन सिम्टम्स यही होता है। फिर देखिए हार्ट के बीट को आसानी से सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप से पहले महीने के लास्ट में। और देखें एंड ऑफ सेकेंड मंथ, दूसरे महीने के मंथ में लिम्स बन जाता है, हाथ पैर और अंगुलियां बन जाती हैं। 12वां वीक मतलब तीसरे महीने के लास्ट तक जो है मेजर ऑर्गन्स का सिंथेसिस हो जाता है और जो हमारा लिम्स है वो पूरा डेवलप हो जाता है। 5वें महीने के फर्स्ट में फर्स्ट मूवमेंट मिलता है फीटस में। इसके साथ साथ 6ठे महीने में हेयर वगैरह पूरा का पूरा निकल जाता है और तीसरे टाइम यानी
जो हमारा 24वां वीक होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, छठे महीने में बॉडी के ऊपर पूरा फाइन हेयर प्रेजेंट हो जाता है, आईलिड सेपरेटेड हो जाता है, 9 महीने के लास्ट में पार्चुरेशन के लिए बेबी तैयार हो जाता है। तो पहला महीने में हार्ट, दूसरे महीने में लिम्स और डिजिट, तीसरे महीने में मेजर ऑर्गन, चौथे महीने में कुछ खास नहीं, पांचवें महीने में फीटस का क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, छठे महीने में आईलिड सेपरेट होंगे, पूरे स्किन के ऊपर फाइन हेयर प्रेजेंट हो जाएगा और 90 महीने के लास्ट तक पार्चुरेशन के लिए बेबी तैयार हो जाएगा। अब देखिए पार्चुरेशन की बात करें, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रसव कहेंगे। बच्चे ये जो प्रसव होता है ना, ये एक न्यूरो इंडोक्राइनल कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम का भी काम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम का भी काम होने वाला है। अब देखिए चाइल्ड बर्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के लिए 2 इम्पल्सेस बनते हैं, एक मैच्योर फीटस सूचना देता है और दूसरा प्लासेंटा सूचना देता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मायोमेट्रियम पर काम करता है, यूट्रस के मिडिल लेयर पर, और उसमें हाई कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके कारण पार्चुरेशन कंप्लीट होता है। और अंतिम टॉपिक हमारा है लैक्टेशन। जब बच्चे का बर्थ होता है तो बर्थ के बाद जो माँ के शरीर से निकलने वाला दूध होता है बच्चों के लिए, न्यूट्रिएंट्स, उसी को बोलते हैं लैक्टेशन। और लैक्टेशन के पहले कुछ सप्ताह में, फ्यू डेज में जो मिल्क निकलता है गाढ़े पीले रंग का, जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, और इसके अंदर एंटीबॉडी रिच होता है, जो क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए टाइप का एंटीबॉडी इसके अंदर पाया जाता है, जो बच्चे के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो बच्चे ये आपको हम पूरा ये पढ़ाए लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट में, जिसे देख करके आपको बहुत कुछ अच्छा फील होगा कि क्या सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल लास्ट समरी ये कि मुझे आपको क्या बतलाना है, क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाएगा। तो बच्चे देखिए मैं बगल में क्वेश्चन कुछ हिंट कर देता हूं, जिससे कि आप तैयारी कर लीजिएगा। एक मैं मान रहा हूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तीसरा आप मान के चले शॉर्ट में एक पार्चुरेशन और एक लॉन्ग हो सकता है। तो लॉन्ग में या तो ये पूछ लेगा या तो ये MC मेंस्ट्रुअल साइकिल इस बार आने की संभावना बन रही है। ये चैप्टर का हम लास्ट समरी आपको बताया तैयार करने के लिए। फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों, पढ़ते रहिए लगातार। धन्यवाद।